अंदाज में हम हाइडी नाम की एक 8 साल की छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपनी आंट डेट के साथ रहती है। डेट को फ्रैंकफर्ट शहर में एक नई नौकरी मिल गई है। अब वो हाइडी का ख्याल नहीं रख सकती तो मजबूरन डेट ने फैसला किया कि हाइडी को उसके ग्रैंडफादर जो कि स्विस एल्प में रहते हैं उनके पास छोड़ दिया जाए। आसपास के लोगों ने डेट को बताया कि अल्पो हाई यानी कि हाइडी के ग्रैंडफादर बहुत गुस्से वाले हैं और अलग थलग रहने वाले इंसान हैं, लेकिन डेट के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो हाइडी को लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। रास्ते में ऊंचे पहाड़ और खुली फिजा देखकर हाइडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो अपने भारी कपड़े और मोटा कोट उतार देती है ताकि घास पर आसानी से भाग सके। डेट उसे संभल कर चलने को कहती है। हंसते खेलते वो पहाड़ की चोटी पर बने हुए एक केबिन तक जा पहुँचते हैं जहाँ हाइडी के दादा अल्पो हाई रहते थे। अपने दादा को देखते ही हाइडी उन्हें जोर से आवाज देती है। अल्पो हाई अचानक पीछे मुड़ते हैं। वो डेट को आता देखकर उस पर गुस्से से चलाते हैं कि मुझे इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और तुम दोनों वापस लौट जाओ। हाइडी डर जाती है और अपने दादा को देखती रहती है। डेट कहती है कुछ दिनों तक आप हाइडी का ख्याल रखिए, लेकिन उसके दादा मानने को तैयार नहीं। आखिरकार डेट गुस्से से कहती है कि ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ। डेट हाइडी का हाथ पकड़ वहाँ से जाने लगती है। कुछ कदम चलने के बाद हाइडी को एक कैबिन के पीछे छुपा देती है और उसे वहीं पर रुकने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अल्पो हाई को जब एहसास होता है कि डेट उन्हें धोखा दे रही है, हाइडी को छोड़कर भाग गई है, वो पहाड़ से नीचे डेट को भागते हुए देखते हैं और डेट को आवाज देते हैं, लेकिन डेट पलट कर नहीं देखती। अब गुस्से से अल्पो हाई अपने कैबिन में जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। अब नन्ही हाइडी बाहर अकेली रह जाती है। जब उसके दादा दरवाजा नहीं खोलते तो हाइडी कैबिन के साथ बने हुए एक कमरे में चली जाती है और सूखी घास पर लेट जाती है जहाँ अल्पो हाई की 2 बकरियां भी रहती थीं। इसी कमरे में हाइडी ने अपनी पहली रात गुजारी। सुबह जब अल्पो हाई उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि हाइडी सूखी घास पर बकरियों के साथ सोई हुई है और वो बिना कुछ कहे बकरियों का ताज़ा दूध निकालते हैं और एक कटोरे में डालकर हाइडी को पीने को देते हैं। पूरा दिन हाइडी को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगे रहे। शाम को अंधेरा होने के बाद हाइडी ने डरते हुए पूछा, दादाजी मैं कहाँ सोऊं? उसके दादा ने कहा, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। हाइडी को केबिन में एक सीढ़ी दिखाई थी। वो इस पर चढ़कर ऊपर एक कमरे में चली गई और वहाँ पाइप पर सूखी घास का बिस्तर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई और साथ में खिड़की भी थी जहाँ से वो खुले आसमान को देख सकती थी। हाइडी बहुत ज्यादा खुश थी। इस रात उसने वहाँ पर सुकून से सोकर गुजारी। अगली सुबह अल्पो हाई अपने घर के बाहर लकड़ियाँ काट रहे थे कि बकरियों का एक झुंड हाँकता हुआ एक 13-14 साल का बच्चा वहाँ पर आता है। इस बच्चे का नाम पीटर है। वो रोजाना बकरियों को पहाड़ पर चराने के लिए ले जाता था। अल्पो हाई उसे अपनी 2 बकरियाँ ले जाने को भी कहते हैं और साथ में हाइडी को भी कहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ। हाइडी को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। अल्पो हाई ने हाइडी को लंच के लिए ब्रेड और चीज भी साथ में दिया और वो खुशी खुशी पीटर और बकरियों के साथ चली गई। पहाड़ों पर हाइडी ने पीटर के साथ बकरियों के पीछे भागते, जंगली फूलों से खेलते हुए और आजादी के साथ वक्त गुजारा। वो बहुत ज्यादा खुश थी। पीटर भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश था। शाम को जब दोनों बकरियां लेकर वापस आए तो हाइडी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि उसने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। शाम को अपने दादा से बात करते वक्त हाइडी थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, लेकिन जल्द ही अल्पो हाई के दिल में भी हाइडी के लिए प्यार पैदा हो गया। अगले ही दिन अल्पो हाई ने लकड़ियों के साथ कुछ बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने घंटों की मेहनत के बाद एक छोटी सी कुर्सी बनाई। शाम को जब हाइडी वापस आई तो उसने देखा कि खाने की मेज पर एक नहीं बल्कि 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। अल्पो हाई ने हाइडी के सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर हाइडी बहुत ज्यादा खुश हुई और भागकर अपने दादाजी के गले लग गई। बहुत अरसे बाद अल्पो हाई की तन्हा जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। इसके बाद वक्त गुजरता रहा। हाइडी रोज पीटर के साथ पहाड़ों पर जाती, बकरियां चराती, इधर उधर दौड़ती और खुली फिजा में खुश रहती। अल्पो हाई भी हाइडी का बहुत ख्याल रखते। कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पड़ने लगी। सर्दियों में पीटर भी कुछ महीनों के लिए अपनी नानी के घर चला गया। हाइडी को अब कभी कभी अकेलापन महसूस होने लगा। उसे खुश रखने के लिए अल्पो हाई ने हाइडी के लिए लकड़ी की एक प्यारी सी चिड़िया बनाई और हाइडी को दी, लेकिन फिर भी अल्पो हाई ने महसूस किया कि हाइडी अभी भी अकेलापन महसूस कर रही है। फिर उन्होंने एक स्लेड बनाई। बर्फीले पहाड़ों पर दादा और पोती घंटों फिसलते रहे। उनकी हंसी की आवाजें पहाड़ों में
एल्पोहाई हाइडी को पीटर के घर भी लेके गए। वहाँ जाके हाइडी को पता चला कि पीटर के फादर तो फौत हो चुके हैं और उसकी एक नाबीना दादी भी उसके साथ रहती हैं और उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये देखकर हाइडी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। शाम को वो अपने दादा के साथ वापस आ गई। वह तेजी से गुजरता रहा। एक दिन हाइडी की आंट डेट फिर से पहाड़ पर आ गई। उसे देखकर हाइडी को बहुत खुशी हुई क्योंकि इतने सालों में पहली बार डेट उससे मिलने आई थी। एल्पोहाई के चेहरे पर खुशी नहीं थी। डेट ने बताया कि वो हाइडी को फ्रैंकफर्ट लेके जाएगी। वहाँ एक अमीर फैमिली है जहाँ पर रहकर हाइडी को अच्छी जिंदगी मिलेगी, अच्छी तालीम का मौका मिलेगा और वहाँ पर उसकी हम उम्र बच्ची भी है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाएगी। ये सुनकर एल्पोहाई बहुत गुस्सा हुआ कि पहले तुम उसको यहाँ पर छोड़ के गई थी और अब तुम उसे लेने आ गई हो। एल्पोहाई ने डेट की एक बात न सुनी और उसको वहाँ से जाने को कह दिया। डेट वहाँ से जाने लगी। वो ये जाहिर करने लगी कि जा रही है, लेकिन वो तो एल्पोहाई के साथ ट्रिक कर रही थी। वो दूसरे रास्ते से होती हुई हाइडी की तरफ गई और हाइडी से बात करने लगी। हाइडी ने भी साफ इनकार कर दिया कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, उसे ये पहाड़ की जिंदगी नहीं छोड़नी। लेकिन डेट ने चालाकी के साथ हाइडी को ट्रैप किया। उसने कहा कि हाइडी, तुम्हारे दादाजी कहते हैं कि हाइडी का वहाँ जाना जरूरी है, उसे अच्छी जिंदगी मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे और आराम मिलेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। हाइडी ने कहा कि वो दादाजी को छोड़कर नहीं जाएगी। डेट कहने लगी, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे भले के लिए ही ये कहते हैं। तो इसके बाद हाइडी को भी ये यकीन होने लगा कि उसके दादाजी उसके भले के लिए ये सब कह रहे हैं ताकि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो वो डेट की बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। डेट फौरन हाइडी का हाथ पकड़ती है और पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। हाइडी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या गलत। पीटर ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। शाम को जब पीटर बकरियां लेकर वापस आया तो एल्पोहाई ने देखा कि हाइडी पीटर के साथ नहीं है, तो वो समझ गए कि डेट उसे साथ ले गई है। ये देखकर जैसे एल्पोहाई का दिल ही टूट गया हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। एल्पोहाई भागते हुए नीचे गांव तक गए मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एल्पोहाई काफी देर सड़क को देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो अकेलेपन के जिस अंधेरे से बाहर निकले थे, लगता था कि अब जैसे फिर से उसी अंधेरे में चले गए हों। इधर डेट और हाइडी एक लंबे सफर के बाद जर्मनी के एक बड़े शहर फ्रैंकफर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे घर, लोगों के हजूम देखकर हाइडी दंग रह जाती है। इसने इतना बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो एक बड़े घर के पास पहुंचते हैं। यही वो घर था जहां पर हाइडी को रहना था। दरवाजा खटखटाने पर एक सर्वेंट बाहर आता है। डेट बताती है कि ये हाइडी है और वो इसे ले आई है। वो सर्वेंट उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ आकर हाइडी थोड़ा कंफ्यूज थी। इतने में किसी की जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये कौन है? ये आवाज उस घर की गवर्नेस फ्रॉलेन की थी, जिसे क्लारा के फादर ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए रखा था। फ्रॉलेन हाइडी के करीब आती है और उसे सर से पांव तक देखती है। उलझे हुए बाल, नंगे पांव, मैले कपड़े। हाइडी बिल्कुल उसे गांव की जंगली बच्ची की तरह लग रही थी और फ्रॉलेन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो फिर पूछती है, क्या यही वो लड़की है? डेट उसे बताती है, यस मैम, यही वो लड़की है। आपने खुद ही तो कहा था कि पहाड़ के माहौल में पली हुई बच्ची चाहिए। हाइडी बहुत अच्छी बच्ची है, ये क्लारा की अच्छी दोस्त बनेगी। फ्रॉलेन कहती है कि देखते हैं अच्छी दोस्त बन भी सकती है या नहीं। डेट हाइडी को अलविदा कहकर चली जाती है। अब हाइडी को खुद ही इस अजनबी घर में एडजस्ट करना था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से एक व्हील चेयर चलने की आवाज आती है। हाइडी ऊपर जाती है और देखती है कि वहाँ व्हील चेयर पर एक लड़की बैठी है। इसका नाम क्लारा है। ये 13 साल की है। हाइडी इससे मिलकर बहुत खुश होती है। खाने की मेज पर फ्रॉलेन कहती है, क्लारा ये हाइडी है और इसे यहाँ के तौर तरीके सिखाने हैं। क्लारा हाइडी को अपने कमरे में लेकर जाती है। हाइडी से कुछ गलतियाँ भी होती हैं, जैसे कि क्लारा की व्हीलचेयर को उसने जोर से धक्का दे दिया, जिससे व्हीलचेयर टेबल से टकराई। उस पे रखा हुआ वेस टूट गया। क्लारा ने समझदारी से हाइडी की गलती की जिम्मेदारी खुद अपने सर पे ले ली। इससे हाइडी के दिल में क्लारा के लिए बहुत ज्यादा प्यार उभरने लगा। हाइडी को इस घर के तौर तरीके सिखाने थे। नौकरानियाँ उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती हैं और खाने की टेबल पर चाकू और चम्मच का इस्तेमाल सिखाती हैं। हाइडी खामोशी से ये सब कुछ सीखने की कोशिश करती है। हाइडी को ज्यादा प्रॉब्लम पढ़ाई में होती है। हर रोज क्लारा के साथ हाइडी को भी क्लारा के टीचर से पढ़ना होता था। टीचर फ्रॉलेन को बताता है कि हाइडी को ठीक से पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर फ्रॉलेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो डांटते हुए कहती है कि इसे कुछ भी नहीं आता, ये जाहिल लड़की इस घर में नहीं रह सकती। वो हाइडी को वापस भेजना चाहती है, लेकिन जब तक क्लारा के फादर वापस नहीं आ जाते हाइडी को रखने पर मजबूर थी। इसीलिए चाहकर भी फ्रॉलेन उसे निकाल नहीं सकती। क्लारा फ्लोरेन से कहती है हाइडी को आहिस्ता आहिस्ता वो सिखाने
खाने की कोशिश करेगी। फ्रॉलिन गुस्से से उन्हें घूरती हुई वहाँ से चली जाती है। हाइडी डरी हुई सब देखती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब आहिस्ता आहिस्ता हाइडी घर के रूल्स को अपनाने लगती है, लेकिन उसे अभी भी अपने घर की याद आती है। उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चलना और खेलना याद आता है। उसे एक दो बार नौकरों ने कमरे के फर्श पर सोया हुआ पाया और हैरान होने लगे कि हाइडी जमीन पर क्यों सो रही है, लेकिन हाइडी को तो कुछ याद भी नहीं रहता था। दिन में जब भी हाइडी को मौका मिलता तो वो खिड़की से झांक कर पहाड़ों को देखने की कोशिश करती, लेकिन उसे सिवाय यहाँ की बिल्डिंग्स के और कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। उसे एक सर्वेंट ने कहा कि तुम्हें पहाड़ों को देखने के लिए ऊंची जगह पर जाना होगा। एक दिन हाइडी क्लारा से कहती है कि आओ आज हम चुपके से बाहर घूमने जाते हैं। पहले तो क्लारा थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर हाइडी के मनाने पर वो तैयार हो जाती है। दोपहर में दोनों बगैर किसी को बताए पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं और दोनों बाहर घूमती फिरती हैं, बाजार की रौनक देखती हैं। फिर एक जगह पर जाकर हाइडी क्लारा की व्हीलचेयर को खड़ी करती है और ऊंची जगह पर चढ़कर बिल्डिंग में से पहाड़ों को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभी भी पहाड़ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ पे तो सिर्फ हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी। नीचे क्लारा इतनी ज्यादा भीड़ में घबरा गई थी। इतने में एक औरत उसके पास आती है जिसके हाथ में एक बॉक्स था और उसमें बिल्ली के बच्चे थे, तो वो क्लारा को दे देती है। क्लारा बिल्ली के बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर बच्चियों की गैर मौजूदगी में घर में भी उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। फ्लोरेंस सब नौकरों को बाहर भेज देती है कि बाहर जाके ढूंढो। ऐसे ही कुछ घंटों बाद ढूंढते हुए नौकर क्लारा और हाइडी तक पहुंच जाते हैं और उन्हें साथ ले जाते हैं। क्लारा बिल्ली के बच्चों को छुपा लेती है और घर आ जाती है। जब फ्लोरेंस क्लारा को डांट रही होती है, उसी दौरान क्लारा की गोद से बिल्ली का बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर फ्लोरेंस बहुत ज्यादा डरती है और वो पिलर के साथ चिपक जाती है क्योंकि फ्लोरेंस को बिल्लियों से एलर्जी थी। ये सब देखकर हाइडी फ्लोरेंस पे हंसती है। फ्लोरेंस खाने की टेबल पे से हाइडी को उठा देती है और उसे दीवार की तरफ मुंह मोड़ के खड़ा होने को कहती है और साथ धमकी देती है कि अगली बार अगर तुमने इस किस्म की हरकत की तो तुम्हें तहखाने में डाल देंगे। हाइडी से इतना सख्त रवैया बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब हाइडी ने फैसला कर लिया था कि वो अपने घर चली जाएगी। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो अपनी एक बैग में अपने रास्ते के लिए ब्रेड रखती है और फिर आहिस्ता से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान फ्लोरेंस जाग जाती है और उसे पकड़ लेती और हाइडी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा आराम मिला, सुकून मिला और तुमने उसकी कदर भी नहीं की। ये सब क्लारा देख रही होती है। क्लारा को हाइडी के जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है। क्लारा समझती है कि उसकी वजह से हाइडी जा रही है, इसलिए वो अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। इधर हाइडी को भी इस बात पे दुख होता है कि क्लारा उसकी वजह से दुखी हो गई है। वो क्लारा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा अपना दरवाजा नहीं खोलती। हाइडी वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाती है और वहाँ से भागने का फैसला छोड़ देती है। हाइडी क्लारा के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि वो क्लारा की वजह से घर छोड़कर नहीं जा रही और अब उसे छोड़कर जाएगी भी नहीं। हाइडी और क्लारा की फिर से दोस्ती हो जाती है। अब क्लारा की तबीयत में फिर से बेहतरी आने लगी थी। कुछ दिनों बाद क्लारा के फादर वापस आ जाते हैं। वो सरप्राइज के तौर पर क्लारा की ग्रैंड मदर को भी साथ लाते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। क्लारा के फादर अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा खुश देखकर पुरसुकून हो जाते हैं। वो हाइडी के सर पर भी हाथ फेरते हैं और उसको मुस्कुराकर वेलकम करते हैं। क्लारा की दादी भी हाइडी से बहुत प्यार करती है, लेकिन फ्रोलिन तो कुछ और चाहती थी। वो तो चाहती थी कि हाइडी को यहाँ से वापस भेज दिया जाए। शाम को जब सब बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, उसी दौरान फ्रोलिन आती है और कहती है कि हाइडी यहाँ पर रहने के लायक नहीं है, ना तो उसको पढ़ना आता है और ना कोई और ढंग के काम करती है, उसे यहाँ से वापस भेज दें। ये सुनकर क्लारा की दादी कहती है ठीक है, मैं खुद देख लूंगी कि क्या करना चाहिए। शाम को क्लारा की दादी हाइडी के पास गई और उसको स्टोरी बुक पढ़ के सुनाने लगी। क्लारा की दादी ने आधी स्टोरी पढ़ी और कहा कि हाइडी आगे तुम पढ़ो। हाइडी पहले घबरा गई। वो बोली मुझे तो ठीक से पढ़ना नहीं आता। क्लारा की दादी ने कहा कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो, तुम पढ़ सकती हो, तुम्हें तो और भी ज्यादा कहानियाँ जाननी है। ये सुनकर हाइडी ने पढ़ने की कोशिश की और कुछ अल्फाज पहचानने में हाइडी की मदद भी की। इसके बाद हाइडी ने मेहनत करना शुरू कर दी। क्लारा की दादी ने उसके फादर को बताया कि हाइडी बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन उसे इस घर में जबरदस्ती रखना उसकी मर्जी के खिलाफ है, उसे वापस भेजना होगा। लेकिन क्लारा के फादर तो अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। वो चाहते
चाहते थे कि हाइडी उनकी बेटी के साथ रहे। हाइडी पढ़ाई में बहुत मेहनत करने लगी, लेकिन अब उसके साथ साथ घर में कुछ अजीब सा होने लगा। नौकरों को घर में किसी के चलने की आवाज आती, कभी दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें आती। सबको लगने लगा कि शायद घर में भूत है। सब ने क्लारा के फादर को बताया, लेकिन उन्होंने सबका वहम कहकर इस बात को रफा दफा कर लिया, क्योंकि क्लारा के फादर को भूत और चुड़ैलों पर यकीन नहीं था। एक बार क्लारा के फादर और उनके दोस्त चेस खेल रहे थे। अचानक उन्हें चलने की आवाजें सुनाई थी। वो फौरन कैंडल लेकर मालूम करने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये कैसी आवाज है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दोनों फौरन उस तरफ जाते हैं कि कहीं कोई चोर तो नहीं जो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वो देखते हैं कि ये तो हाइडी है, जो नींद में चलकर बाहर आ गई थी और बाहर देखती रही। कुछ देर के बाद वापस अपने बिस्तर पे चली गई। डॉक्टर हाइडी को देखकर समझ जाते हैं। वो क्लारा के फादर को बताते हैं कि हाइडी को होम सिकनेस है, उसे उसके घर की याद ने बीमार कर दिया है और उसे वापस भेजना होगा, नहीं तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। क्लारा के फादर के लिए ये फैसला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो चाहते थे कि हाइडी क्लारा के साथ रहे, क्योंकि वो क्लारा की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन क्लारा के फादर को ये बात माननी पड़ी, तो उन्होंने क्लारा को हाइडी की बीमारी के बारे में बताया। क्लारा को बहुत दुख हुआ और वो अपने फादर से कहने लगी कि मैं हाइडी को कहीं भी नहीं जाने दूंगी, और उसने गुस्से से बर्तन भी फेंक दिए। वापस घर जाने की बात सुनकर हाइडी दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर जाने का दुख भी था। जाने से पहले ही क्लारा ने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। हाइडी के बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही थी। नेक्स्ट डे हाइडी के जाने के लिए तैयारियां शुरू की। बहुत सारे तोहफे उसको दिए। क्लारा की दादी ने उसे गले से लगाए और दुआएं देते हुए अलविदा किया। हाइडी ने अपनी लकड़ी की बनी हुई चिड़िया क्लारा के फादर को दी और कहा कि ये क्लारा को दे दीजिएगा और उसे मेरे पास पहाड़ों पर जरूर लाइएगा, आप वादा करें। क्लारा के फादर ने हाइडी से वादा किया कि सही वक्त आने पर वो जरूर उसे लेकर आएंगे। ट्रेन में बैठकर हाइडी सबकी तरफ हाथ हिलाती रही। फ्रॉलिन दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश थी कि घर में अब सुकून होगा। क्लारा अपने कमरे की खिड़की से हाइडी को देखती रही, लेकिन दिल में हाइडी से मिलने की उम्मीद भी रखी। लंबे सफर के बाद हाइडी स्टेशन पर पहुंचकर बहुत खुश होती है। सबसे पहले वो अपने दोस्त पीटर के घर जाती है। पीटर की माँ और दादी हाइडी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। हाइडी अपनी टोकरी से ब्रेड निकालकर पीटर की दादी को देती है। पीटर की दादी बहुत खुश होती हैं। इसके बाद हाइडी पहाड़ों की तरफ भागने लगती है, जहाँ उसके दादाजी रहते थे। रास्ते में हाइडी अपना फ्रॉक उतार देती है ताकि वो तेजी से भाग सके। इधर हाइडी के दादाजी भी कोई काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हाइडी उन्हें अपनी तरफ भागती हुई दिखाई देती है। उन्हें तो पहले यकीन ही नहीं आता। फिर हाइडी कहती है, दादाजी मैं आ गई। तो एल्पो हाइडी जल्दी से नीचे उतरते हैं और हाइडी की तरफ भागते हैं और उसे जोर से गले लगा लेते हैं। इतने महीनों बाद मिलने पर दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार हाइडी को उसका अपना घर मिल गया था। वापस आने के बाद हाइडी की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। वो रोज पहाड़ों पर दौड़ती, बकरियों के साथ खेलती और अपने दादाजी के काम में उनका हाथ बटाती। इसके अलावा हाइडी क्लारा को रोजाना खत भी लिखती थी और उसे अपने पास पहाड़ पर आने की दावत भी देती थी। हाइडी के बहुत ज्यादा खत मिलने के बाद आखिर वो दिन आ गया कि क्लारा और उसकी दादी ने स्विस एल्प जाने का प्लान बनाया। गर्मियों की एक खूबसूरत सुबह क्लारा अपनी दादी और नौकरों के साथ हाइडी के घर पहुंच जाती है। क्लारा हाइडी को देखकर भागती हुई आती है और उसके गले लग जाती है। क्लारा की दादी जान ने कहा कि क्लारा कुछ दिन आपके साथ पहाड़ों पर रहेगी, तो हाइडी के दादाजी फौरन राजी हो जाते हैं। इस तरह क्लारा को पहाड़ों की खुली फिजा में रहने का मौका मिला। क्लारा को पहाड़ों की सादा जिंदगी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पहाड़ों में घूमना, बकरियों के साथ खेलना, रात को पाइल पे सूखी घास पर सोना, खिड़की में से तारों भरा आसमान उसको बहुत जादुई सा लगता था। क्लारा को पहाड़ की इस सादा जिंदगी में वो खुशी मिली जो आज से पहले कभी नहीं मिली थी। इधर पीटर को लगने लगा कि हाइडी उसे छोड़कर क्लारा को ज्यादा टाइम दे रही है, इसलिए जेलिसी में पीटर ने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। व्हीलचेयर नीचे गिर के टूट गई। हाइडी के दादा समझ गए कि ये पीटर की शरारत है। उन्होंने पीटर को डांटा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। पीटर अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुआ। अब हाइडी के दादाजी ने ज्यादा टाइम बच्चियों के साथ ही रहना शुरू किया और क्लारा को अपनी पीठ पर उठाया और पहाड़ों की चोटी पर घुमाने ले गए। इस खुली फिजा में इतनी खूबसूरत नज़ारे देखकर क्लारा के चेहरे पर खुशी थी कि इतने में एक खूबसूरत सी तितली आई और क्लारा के पांव पे बैठ गई। तितली के उड़ते ही क्लारा उसे पकड़ने के लिए बेख्तियार आगे बढ़ी और अनजाने में खुद ही अपने पांव पर खड़ी हो गई। ये देखकर हाइडी और पीटर उसकी
की मदद के लिए भागते हुए आए और क्लारा को संभाला। अब रोज, हाइडी और पीटर क्लारा की चलने में मदद करते। मुसलसल कोशिशों के बाद क्लारा बगैर किसी सहारे के भी चलने की कोशिश करने लगी। अब क्लारा की तबीयत में भी बेहतरी आ गई थी। कुछ दिन बाद क्लारा के फादर और उसकी ग्रैंड मदर उसे लेने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। क्लारा के फादर उसे यहाँ पर छोड़ने पे बहुत ज्यादा नाराज थे कि मेरी बीमार बेटी को पहाड़ों पर लाकर छोड़ देना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो क्लारा को अपने पाँव पर खड़ा हुआ और चलता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। क्लारा के फादर का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो अपनी बेटी को रोते हुए गले लगा लेते हैं और वो हाइडी और उसके दादा का शुक्रिया अदा करते हैं। जाने से पहले क्लारा की दादी हाइडी को एक प्यारी सी नोटबुक और पेन तोहफे में देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम अपनी कहानियाँ इसमें लिखना और हमेशा अपने दिल की बात सुनना। हाइडी दादी जी का शुक्रिया अदा करती है। जाते वक्त क्लारा ने हाइडी को गले से लगाया और कहा कि हम जल्द ही मिलेंगे। अब हाइडी भी अपनी इस जिंदगी में वापस आकर बहुत ज्यादा खुश थी, जहाँ उसके दादा, उसके दोस्त और आज़ादी थी। वो अपनी नई डायरी में रोज अपनी कहानी लिखती और इसी के साथ ही खूबसूरत कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हाइडी की कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।